धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले हफ्ते देश के जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा साहब से एक बातचीत हमने की थी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मुस्लिम उलेमाओं की उछल कूद को लेकर। कुछ लोगों ने मेरे शब्दों पर सवाल उठाए थे, कुछ लोगों ने जो टिप्पणियां की थी एडवोकेट महमूद प्राचा साहब ने उसको लेकर भी बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े किए थे। कमेंट्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने फोन किए, रातों को भी परेशान किया। खैर, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें करना भी चाहिए, उनका यह अधिकार भी हो सकता है, हालांकि वक्त का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो उसी मुद्दे पर हम लोग आज आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जो मौलाना दावे कर रहे थे उन दावों का क्या हुआ। साथ ही समझेंगे कि ईवीएम का जो खेला हुआ है या पिछले कुछ चुनावों से जो खेला हो रहा है वो बहुत ही प्लान वे में किया जा रहा है। क्या कि बराबर बराबर बांट लो, एक राज्य तुम्हें दे दो, छोटा सा राज्य, बड़ा सा राज्य अपने पास रख लो। और हमेशा जब विपक्ष हार जाता है तभी ईवीएम पर सवाल क्यों उठाता है? क्या लगातार जिस तरीके से ईवीएम को मुद्दा बनाए हुए पिछले कई सालों से एडवोकेट महमूद प्राचा और बहुत सारे लोग, उनके साथ विपक्ष के लोग क्यों नहीं जुड़ जाते हैं और ईवीएम को ही सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं? 11 बरस होने जा रहे हैं, अभी तक भी ईवीएम सिर्फ खबरों में ही चर्चा का विषय बनी रहती है। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मैंने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था सवाल कि महाराष्ट्र यानी कि आरएसएस के गढ़ में चुनाव हो रहा है, कोई मौलाना दिल्ली के स्टेडियम में भीड़ जुटा रहे हैं, कोई मौलाना जयपुर में खड़े होकर मंच से दहाड़ रहे हैं, कोई मौलाना बाकायदा अपील जारी कर रहे हैं और ये तक बता रहे हैं कि वो कितनी कितनी विधानसभा सीटों में जा चुके हैं और उनके पास पूरे रिकॉर्ड हैं। ईवीएम से जो नतीजे आए हैं वो तो धराशायी हो गए सब कुछ। देखिए, इस बात पे कि आप मौलाना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब मैं गाली तो नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं इस बात से और इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मौलाना है ही नहीं और हो ही नहीं सकते। हदीस में उनके बारे में उलमाए सू का नाम आया है, जिक्र आया है, और कुरान में भी फलान बिन बाऊरा का जिक्र आया है और उनके बारे में कुरान ने कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनकी कंपैरिजन कुत्ते से की है। तो ये बिल्कुल, और मेरे दादा खुद मौलाना थे तो मैं मौलानाओं के बारे में एक लफ्ज भी किसी से गलत ना सुन सकता हूं ना बोल सकता हूं। मेरा जो मौजू ये है कि ये लोग मौलाना नहीं है, हद से हद, क्योंकि ये आलिम है तो ये उलमाए सू हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आलिम हक या उलमाए हक, तो उनके लिए मैं जान भी बगैर पलक झपकाए दे सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस्लाम ने जो निज़ाम बनाया है उसमें उलमाए हक का जो बुलंद मकाम है उसको हम और आप जैसे लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उनको फॉलो करना हमारा एक तरीके से फरीजा है। ठीक है, मैं कुछ सवाल यहाँ लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। माफी चाहूंगा, आपने कहा कि मैं मौलाना शब्द इस्तेमाल ना करूं। देखिए, मैं बहैसियत एक पत्रकार हूं, मैं आपको एडवोकेट कहूंगा, मैं बहैसियत एक पत्रकार उनको मौलाना कहूंगा। आप उनके बारे में क्या बोलते हैं या वो आपको लेके किस तरीके के तासुर देते हैं, ये एक अलग रवैया हो सकता है। दोनों चीजें रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये बात तो हम मानेंगे ना? बिल्कुल मानूंगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी बताऊं कि मैं इस बारे में, अगर आप उनका मौलाना ना इस्तेमाल करके कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, मुझे खुशी होगी। पर बाकी आप आजाद हैं, उनको मौलाना बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन वो मेरी नजर में मौलाना नहीं है। बाकी मैं आपको रोक तो नहीं सकता। तो क्या आपकी बात सच हो गई है कि आप कह रहे थे कि झूठे दावे करना है, इनके पास कोई डिटेल नहीं है, ये जमीन पे कोई नहीं गए हैं? मैंने इनके लिए चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं राजीव कुमार जी जो सीईसी हैं इस मुल्क के, उनको वोटों का सबसे बड़ा चोर मानता हूं इस मुल्क का, तो उनके लिए भी मैं चोर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मेरी बात के लॉजिक को समझना चाहिए। अगर मैं इनको मौलाना समझता तो मैं इनके आगे सर झुकाए खड़ा रहता, मतलब उतना जितना अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुका सकते हैं। मतलब सर झुकाना एक मतलब उस तरीके से है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये जबान से बोल रहा हूँ। एक तवील अरसे तक इन सबको मैंने उलमाए हक मान के
इनके एक एक इशारे पे इतने बड़े बड़े काम इनके कहने से किए हैं, उस बात की मेरे पास तमाम सबूत और दलीलें भी हैं। अब एक बात और आखिरी कह के मैं खत्म करना चाहूंगा। जो पहली बार मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि किसी इस प्रोग्राम में मेरे दोस्तों ने बताया कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मेरी भी हुई है, मतलब 50% लोगों ने मेरी भी मुखालफत की है, और मुझे इससे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरा सारी मेहनत का जो फायदा मुझे पहुंचा है, अब पहली बार पहुंचा है जब लोगों ने मुझको मेरा हाथ पकड़ के मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू किया। मेरे तमाम जो काम हैं उसके बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां मैं मानता हूं मेरी हैं, उसके बावजूद मुझसे सवाल किया। मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से। यही बात मैं कहता हूं कि हर एक आदमी से जब हजरत उमर से सवाल किया जा सकता है तो हम लोगों की बिसात क्या है, इन उलेमा लगने वालों लोगों की बिसात क्या है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बारे में ये मौलाना, जो मौलाना अपने आप को लकब लगाते हैं सज्जाद दोमानी साहब, उनका जो विचार मेरे बारे में है मैं वो बता देता हूं। जो जो लोग उन्हें जानते हैं तो उनसे जाके इस बात की एक तस्दीक कर लें। ये मुझे एक नहीं दर्जनों बार ये बोल चुके हैं जब मैं मिलता हूं, जब ये बोलते हैं कि आपका प्राचा साहब दर्जा हम सबसे, पर्सनल लॉ बोर्ड की कानपुर की मीटिंग में भी मुझे कहा था, जब मेरे ऊपर मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा था वहां पे, मुझे बोला था इन्होंने कि आपका दर्जा हम सबसे बड़ा है और हम सबसे पहले आप जन्नत में जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद भी अगर मैं इनका क्रिटिसिज्म कर रहा हूं तो मेरी मजबूरी है। मैं सवाल ले लेता हूं। इनके मेरे बारे में ख्यालात ये हैं, उसके बावजूद भी मैं इनको ये बोल रहा हूं तो मेरी मजबूरी समझे, क्योंकि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उससे पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, संविधान का नुकसान हो रहा है और मुसलमानों का नुकसान तो ये कर ही रहे हैं। नहीं, मैं कुछ सवाल ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आए जिसमें कहा गया कि कौन है महमूद प्राचा। क्या महमूद प्राचा डिसाइड करेंगे कि ये उलेमा सही है, ये उलेमा गलत हैं? क्या महमूद प्राचा बताएंगे कि ये मौलाना है और ये चोर हैं? कौन है महमूद प्राचा? आप अपनी वकालत करिए। मैं महमूद प्राचा वो है जिसे सज्जाद नुमानी साहब ये बोलते हैं कि मेरा दर्जा पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में कानपुर वाली सारे मौलानाओं को इकट्ठा एक तरफ कर दिया जाए, उनसे बुलंद है। ये आप सज्जाद नुमानी साहब से पूछ लीजिए कौन है। ठीक है। बाकी तो मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च करें, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं वो हूं जिसने इन मौलानाओं से क्या राब्ता कब हुआ। मैं तो इंटरनेशनल लॉ में प्रैक्टिस करता था। मेरे मतलब मैं जितनी इनकम मेरी थी शायद बहुत कम लोगों की होगी इतनी। वो सब छोड़ के अल्लाह ने मेरे दिल में डाली ये रास्ता मजलूमों की हिफाजत के लिए अख्तियार करने का। पिछले 10 साल से मेरा जो 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 कारनामे हैं, जिन मुसलमानों को, जिन सिखों को, जिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को झूठे ये टेरर के केसेस में, आतंक के केसेस में फंसाया गया है, उनके लिए सबका रुख बदलने का काम जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक पूरा माहौल बना रखा था, रुख बदलने का काम अल्लाह ताला ने मुझसे कराया है। अब हम लोग एग्रेसिवली जाके ये कह सकते हैं कि हम पुलिस वालों को अरेस्ट कराएंगे इन केसेस में। मैं वो हूं कि जिसने वक्फ में, अब मुझे बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी में बोलनी पड़ रही है बात, जिसने इस मुल्क में वक्फ की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा तादाद में आजाद कराई है। और वहां पे जाके मेरा कोई इतना भी रोल नहीं होता कि मैं वहां जाके एक फूल भी वहां से फ्री में हासिल कर लूं। मैं वो हूं। मैं वो हूं कि ये सारे मौलाना आज पहले ये मुझसे किसी ना किसी तरीके से मदद मांगते थे और मैं आंखें बंद करके किसी भी हद तक जाके इनकी मदद करता था। ये आप इन सबसे दरियाफ्त कर लें, इन सभी मौलानाओं से। मैं वो हूं, और मैं वो हूं जो हदीस जो बात आई है वो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि उलमाए सू कौन है और उलमाए हक कौन है, उसकी तलाश करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अगर कोई उलमा, और मैं वो हूं जो सब मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि उलमाए सू पहचाने और उलमाए हक को तलाश करे। आज हमारे मुल्क में उलमाए सू जो है ना 100-200 हैं, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप में ईमानदार और बहादुर हैं। इन 100-200 में से भी मैंने पूरी रिसर्च करके उनके चारों तरफ आरएसएस ने अपने एजेंट बिठा रखे हैं जो उनके पैरों में बेड़ियां डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। मैं वो हूं जो ये गुजारिश कर रहा हूं सभी मुसलमानों से कि हदीस और कुरान को पढ़ें, समझे। आ रहे हैं उसी गुजारिश पे आ रहे हैं सर, उलमाए हक को पहचाने। 1 मिनट मुझे बस 30 सेकंड और। उलमाए हक को तलाश करने वाला मैं हूं। जब जहां हमारे
बहुत सारे उलमाए हक हैं। जैसे ही मुझे कोई उलमाए हक कहीं भी मिलता है, मैं उसके हाथ के नीचे बैत करता हूं, चाहे वो कितनी भी नामालूम जगह पे क्यों ना बैठा हो, मैं वो। ठीक है, ठीक है, आपने पर्सनल बता दिया कि आप बात कर लेते हैं। जहां आप उलेमा सू के नाम पर या उलेमा सू के नाम पर जो तमाम आलिम दीन बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े तथाकथित जो भी मौलाना हैं, जिनको आप मौलाना कहना नहीं चाहते हैं, उनको बेनकाब कर रहे हैं, तो आप जो उलेमा हक हैं उनके बारे में भी तो प्रचार प्रसार कीजिए ना, ताकि वो उभर के सामने आए। ताकि उन लोगों के ये पीछे पड़ जाएं, उन लोगों को प्रूफ करें, और जो मुझे हिदायत देते हैं और वो कभी सामने नहीं आते, उनके अच्छा। ये पीछे पड़ जाएं। मैं तो झेल लेता हूँ इन लोगों को, वो कैसे झेलेंगे? ईमानदार लोग हैं, वो तो अल्लाह वाले लोग हैं सब। उनको तो ये अपने गुंडे भेज के पिटाई करवा दें उनकी, तो वो मुझे सही दीन का रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। मैं उनको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत कर ठीक है, रखता हूँ। समझ गया मैं और आपकी बात। ये इन सबके सामने मैंने यही काम किया है ना, इनसे पूछ लीजिए किसी से भी, ठीक, एक जितने भी ये हैं, मैंने किसके लिए अपनी जान हथेली पे रख के काम नहीं कर किया। ठीक है, ये एक से इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, बता दें ठीक है, मुझे, मैं गिनाऊंगा मैंने ठीक, किसके लिए क्या किया। ठीक है, आप जब इस तक टॉपिक को छोड़ते हैं। जब तक मुझे ये अंदेशा था कि जी ये जी जी उलमाए हक हैं, और जी जब जी मुझे जी। पता लगा ये उलमाए सू हैं, उसके बाद भी मैंने सालों तक ठीक, कोशिश की कि ये जी। राह रास्त पे आ जाएं, मैं इनके साथ खड़ा हूं, ठीक हम है, अपनी पूरी ताकत से इनके, लेकिन ये चलिए, राह रास्त पे आना नहीं चाहते, तब मैं क्या करूं ये बता दें। ठीक है, अब थोड़ा वक्त का तकाजा है, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। आते हैं चुनावी नतीजों को पर। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों को लेकर एडवोकेट महमूद प्राचा क्या कहना चाहेंगे? जो मैं चुनाव से पहले कहता था, इस देश में मशीनों से जब तक चुनाव होंगे, रिजल्ट वो आएगा जो मोहन भागवत जी चाहेंगे, जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो योगी जी चाहेंगे। और उसका काम, ये काम कराने का काम वो करते हैं देश के सबसे बड़े चोर वोटों के, राजीव कुमार जी और उनके जो भ्रष्ट बेईमान अधिकारी हैं उनके साथ मिलके। तो इसमें मुझे कोई भी हैरानी और परेशानी की बात ही नहीं है। 20% वोट एक्स्ट्रा वो लेते हैं और उसका बहाना बनाते हैं कि हम जीते किस वजह से, क्योंकि हमने नोट बांट दिए। ये जो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं ना, ये खुद ही इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। हम जीते क्यों? क्योंकि हमने कुछ मौलानाओं से ऐसे ऐसे बातें कहलवा दी जिससे हिंदू मुसलमान हो गया। हम ठीक है। जीते क्यों? क्योंकि हमने लाडली बहन योजना शुरू कर दी। हम जीते क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे ये काम कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये जीत ही नहीं सकते। देखिए ठीक है। तावड़े साहब रंगे हाथों पकड़े गए पैसे बांटते हुए। क्या महाराष्ट्र की बहादुर और ईमानदार आवाम, जो इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स देती है, देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, वो किसी ऐसी पार्टी को या ग्रुप को वोट दे सकते हैं जिसका जनरल सेक्रेटरी नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया हो? क्या वो किसी ऐसी पार्टी को वोट दे सकते हैं जिसके राज में हजारों किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की हो? क्या किसी ऐसी पार्टी को वोट दे सकते हैं जो महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्री छीन कर अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लेकिन बेईमान एक है सेफ है के मुद्दे पर तो वोट दे सकते हैं ना सर। गुजरात में? एक है सेफ है, एक है सेफ है के मुद्दे पर तो वोट दे सकते हैं ना। ये भी झूठ है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये सब वो बहानेबाजी है कि लोग गुमराह हो जाएं कि ये सब जो झूठबाजी, ये झूठे नारे किए, शायद इस वजह से लोग वोट दे गए बीजेपी को। ये सिर्फ एक उसका जो वोट चुराने की मशीनें हैं उसका एक उससे डाइवर्जन करने के लिए, उससे ध्यान भटाने के लिए है, कुछ नहीं है ऐसा। और महाराष्ट्र में आप मुझे बता दीजिए, क्या उद्धव ठाकरे जी से बड़े शिवसेना के नेता शिंदे जी हो गए? शरद पवार जी से बड़े नेता अजीत पवार जी हो गए? मतलब किस दुनिया में, कौन सा नशा ये लोग बीजेपी के लोग करते हैं और समझते हैं कि कौन सा हम बेवकूफ है? क्या हमें बेवकूफ अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या फिर से रोना पीटना शुरू कर दिया जाएगा ईवीएम के नाम पर और कुछ दिनों बाद सब बंद? देखिए अभी हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ वो कहानी में बताता हूँ। हरियाणा के चुनाव के बाद हम लोगों के पास हरियाणा से बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का फोन आया। 10 से ज्यादा लोगों ने पिटीशन बनवाने के लिए मुझे अप्रोच किया। लेकिन जो हम कहते हैं बात, और जो उलेमाओं के लिए भी कह रहा हूँ, जो उलेमाए हक है उनको जो गुमराह कर रहे हैं उनके चारों तरफ के लोग, ये बड़े बड़े 200 वाले, तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हमने तो नाम लेके बताया वहां, तो जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी जो केसी वेणुगोपाल,
वो आरएसएस के एजेंट हैं। उन्होंने इन लोगों पे दबाव बनाया और यहाँ तक के हरियाणा के जो प्रेसिडेंट है ना उसके, वो भी मेरे पास आए थे, वकालतनामा भी साइन करके। तो इन 10 के 10 लोगों पे दबाव बनाया और केस मेरे से हटा लिए, और शायद कुछ लोगों ने तो उसके बाद केस भी नहीं डाले। एक आदमी मेरे पास फिर भी बचा है। वो ये काम करते हैं ये। नहीं तो हम लोगों ने क्या प्लान बनाया था, और महाराष्ट्र के लोग भी मुझे अब अप्रोच कर रहे हैं, और उसी तरीके से आरएसएस के जो एजेंट हैं सभी पार्टियों में, वो कोशिश कर रहे होंगे कि ये लोग मेरे पास ना आए। तो अब ये हरियाणा में हमने क्या प्लान बनाया था कि अगर 30-40 सीटें कम से कम ऐसी हैं जो बेईमानी से, सीधे सीधे सबूत ही हमारे पास इतने हैं कि ये बेईमानी से मशीनों के जरिए जीती गई, हम लोग ये सारे केस डालते हैं इलेक्शन पिटीशन। अब इलेक्शन पिटीशन हम 100% जीतेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसका फैसला जो होगा ये 5 साल या 10 साल बाद होगा। जीतेंगे हम जरूर। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो जरूरत थी वो इसलिए थी कि हम एक आंदोलन भी साथ के साथ खड़ा करें, और जो कानूनी तरीका है, इलेक्शन के जो केसेस होते हैं वो 6 महीने में खत्म करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रोविजन है। तो ये 6 महीने में खत्म कराने के केसों को फैसला कराने के लिए हम एक बड़ा आंदोलन करें। इतना भर साथ हमें चाहिए था जो आरएसएस के एजेंट्स नहीं चाहते थे। अब महाराष्ट्र में भी मैं ये बता रहा हूँ 150 सीटें हम साबित कर देंगे कि बेईमानी से कम 150 सीटों की बात कर रहा हूं। अब लेकिन लड़ाई वही है कि अब जो आरएसएस के एजेंट हैं इन सभी पार्टीज में, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास ना आके लोग, क्योंकि मेरे पास सब सबूत हैं, वीडियोग्राफी है, और मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे मशीनों में हेरफेर की गई है। इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी से ही दिखा दूंगा। उसके ठीक है। अच्छा, एक चीज तो समझाइए, एक चीज तो समझाइए सर। ठीक है, आपके पास तमाम जानकारियां हैं, आपके पास वीडियोस हैं, आप इसके माहिर हो चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन पार्टियों का अस्तित्व भी तो खत्म होता जा रहा है ना। ऐसा लग रहा है शरद पवार का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खत्म हो गया, तो आपसे ज्यादा तो परेशानी उन लोगों को भी होगी ना। अब एक देवाशायन साहब हैं हमारे, वो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शंस हैं, वो उनका कहना ये है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनके ऊपर इतना दबाव आ गया कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स ना, जो पेड़ के अंदर जो ऐसा फल होता है जो कि एकदम नीचे लटक रहा हो, उसी से खुश हो जा रहे हैं। मेहनत करके मुश्किल काम करने को तैयार ही नहीं है। ये सोच रहे हैं कि चलिए हम बचे तो हैं। ये देवाशायन जी का मानना है, लो हैंगिंग फ्रूट्स के पे ये खुश हो गए। और इसीलिए देश की जनता अब सवाल इनसे भी कर रही है कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हटे, और उसका एक जरिया, कानूनी जरिया विपक्ष की पार्टियां हैं। इसीलिए हमने 15 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें ये कहा था कि ये दोनों केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश को निकालें, और राहुल गांधी जी इस मशीनों के खिलाफ लड़ाई में सामने आए, वरना हमने उस दिन बोला था कि महाराष्ट्र में बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी। अच्छा सुनिए ना, वही हो गया। मतलब झारखंड में 2/3 बहुमत इंडिया गठबंधन को अगर मिल जा रहा है तो वहां पे ईवीएम सही है, और महाराष्ट्र में ईवीएम खराब हो जा रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप समझ लीजिए बात। झारखंड में लोगों ने, क्योंकि वहां पे हेमंत सोरेन साहब को, और ये लोकसभा का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाला था, तो वहां क्या हुआ है ये समझने की बात है। तो बीजेपी भी अपनी विश्वसनीयता तक, कभी पूरे देश की जनता पॉलिटिकल पार्टीज को भी पीछे करके सड़कों पे ना आ जाए, तो इतना बड़ा कुछ ना कुछ एक जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि देखो वहां तो जीत गए, वहां क्या हो गया, ये हो गया, प्रियंका गांधी वायनाड से जीत गई। तो उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमने रिसर्च कर रखी है। 20% तक वोट हेरा फेरी आज तक जो इनका जो इन्होंने इंतजाम किया है, वोटों को ये 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो अब झारखंड में क्या हुआ, लोगों ने जो बीजेपी के काडर वोट थे वो भी हराए, और जो मशीनों के जरिए जो झूठे वोट होते हैं, जो दूसरे वोटों को कन्वर्ट करने के होते हैं, मतलब जो लोग जो इंडिया गठबंधन को भी वोट देते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, उसको भी वो तब्दील कर लेते हैं अपने हक में 20% तक। वो मिला के भी रिजल्ट ऐसा आया है, क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिए आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कि ना सिर्फ उनके काडर वोट हारे, ना सिर्फ उनके जो छोटे मोटे वोट होते वो हारे, बल्कि मशीनों द्वारा वोट दिए जो गए थे वो भी हारे। इसलिए झारखंड में ये रिजल्ट आया है। और एक वो इससे ज्यादा इसलिए गड़बड़ नहीं करते कहीं पब्लिक सड़कों पे ना आ जाए। बिहार में देख लीजिए आप, सारी सीटें आरजेडी हार गई, ऐसा हो सकता है? आप बताओ मुझे। कुंदर की एक विधानसभा आपके पास में ही है, आप तो वेस्टर्न यूपी में ही रहते हैं, 65% से ज्यादा है वहां पे मुसलमान,
हार सकते हैं, कितना भी जुल्म ज्यादती कुछ भी कर लें। आप मुझे बता दीजिए। तो हम लोग अंधे नहीं है ना, और जनता भी अंधी नहीं है, जनता ये सब सर, जान रही है। बात पब्लिक के अंधेपन की नहीं है, बात आप पर भी सवाल उठाने की नहीं है। बात यह है कि जब हार जाते हैं 2014 से हम देख रहे हैं ईवीएम का रोने लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। कल से संसद शुरू हो रहा है, क्या कोई पार्टी संसद में प्रस्ताव लाएगी कि हम आगे अब भविष्य में भारत के अंदर कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं चाहते हैं? यही तो कमाल है आरएसएस के एजेंट्स का, ये काम नहीं करने देंगे। मैं आपको और एक डिटेल बताता हूँ। सन 2018 में कांग्रेस की, ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी का ही सुना रहा हूँ कहानी। सन 2018 में कांग्रेस के एआईसीसी सेशन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से, मत पत्र से ही चुनाव चाहती है, किसी और तरीके से नहीं चाहती। एक बात, ये कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन बता रहा हूँ, जब राहुल गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शंस जो है, इसमें पूरे दुनिया के जो माहिर थे ये मशीनों के, वोट चोरी करने वाली मशीनों के, उन सबको इकट्ठा किया, रिपोर्ट बनाई। सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ये बताया कि इनसे धांधली ही धांधली है मशीनों से, आप कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते इनसे। उसके बाद जयपुर, इधर उदयपुर में एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें इंडिया गठबंधन क्या लीड पार्टी क्योंकि कांग्रेस थी, उसमें यह रेजोल्यूशन पास हुआ और यह जिम्मेदारी लगाई गई कांग्रेस पार्टी की कि वो इन मशीनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन का नेतृत्व करेगी पूरी अपोजिशन की तरफ से। उसमें वेणुगोपाल जी ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो जयराम रमेश जी हैं, जो कम्युनिकेशन के हेड है कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने ये साजिश करके, भीतर घात करके ये इंश्योर किया कि कांग्रेस कभी भी, राहुल गांधी के चाहने के बावजूद भी, शरद पवार जी के चाहने के बावजूद भी, उमर अब्दुल्ला और ये फारूक अब्दुल्ला साहब के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, हर एक पार्टी के, मायावती जी के, सबके स्टेटमेंट देने के बावजूद भी कोई बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर सके। ये भीतरघात इन दोनों ने किया। ये देवा सहायम जी ने मुझे बताई है पूरी कहानी। मेरे पास तो अपने आप, क्योंकि कांग्रेस में तो मैं भी रहा हूं ना, मेरे सब 1 to 1 सब जानते हैं मुझे, मेरे पास अपने आप भी बहुत सबूत है इनके खिलाफ, लेकिन वो मैं कांग्रेस हाईकमांड को ही दूंगा। ऐसे में ये नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान हो। सिर्फ हमारा काम है जो खरपतवार है उसको दूर करें, फिर आप देखेंगे कितना बड़ा आंदोलन होगा। चलिए देखते हैं कितना बड़ा आंदोलन होता है। और ये जो नतीजे आए हैं गुजरात के बाद से, ऐसे ही नतीजे आ रहे हैं। गुजरात में लग नहीं रहा था, जिस तरीके से घटना, बच्चे मरे थे नदी में डूबकर, पुल टूटा था, लेकिन 155 सीटें बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में लग नहीं रहा था, लेकिन बीजेपी 2/3 बहुमत ले आई। हरियाणा में लग नहीं रहा था, और अब महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई आंधी तूफान नहीं चल रहा था। जितने तमाम मीडिया के एंकर जा रहे थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आ रहा था कि बीजेपी की कोई सुनामी चल रही है। लेकिन जब नतीजे ईवीएम से निकले तब तूफान सा आ गया है। अब वो तूफान जो है वो सिर्फ शब्दों में रहेगा, या उस तूफान के बाद की जो तबाही है उससे देश को बचाने के लिए वाकई में जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो महमूद प्राचा साहब जो एडवोकेट हैं और तमाम जो ऐसे लोग हैं ईवीएम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके साथ खड़ी होगी या उनको अपने साथ मिलाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे बात